आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे हम। किस तरह से विदेशियों का भारत में आगमन हुआ और किस तरह से उन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री। हम इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे 1498 से, जो सबसे पहले वास्को डी गामा जो भारत पे आया। 1948 में पोर्तुगीज़ द्वारा भारत में आगमन हुआ। सबसे पहले पोर्तुगीज़ थे एक वास्को डी गामा करके, वो सबसे पहले भारत आए। और वो कहाँ पे आए थे? सबसे पहले गोवा में। गोवा में भारत में आए सबसे पहले। फिर 1526 में मुग़ल एम्पायर स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। इब्राहिम लोदी को हराया 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है बाबर, और मुग़ल सल्तनत की नींव रखता है, मुग़ल एम्पायर की नींव रखता है 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है, और मुग़ल सल्तनत, मुग़ल एम्पायर की, मुग़ल डायनेस्टी की, मुग़ल एम्पायर की नींव रखता है बाबर। फिर 1595 में क्या होता है? 1595 में डच आते हैं भारत। 1595 में डच का भारत में आगमन होता है और वो पुलिकट पहुंचते हैं। पुलिकट कहाँ पर है? पुलिकट हमारे तमिलनाडु के पास जगह है। पुलिकट पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश में। और 1600 में इंग्लिश कंपनी जो है चार्टर एक्वायर करती है। उस समय की जो तत्कालीन क्वीन वहाँ पे हुआ करती थी उस समय, उनसे चार्टर लिया जाता है। और 1608 में इंग्लिश अराइव्ड एट सूरत। सूरत में अंग्रेज आते हैं। सूरत पे आते हैं, जहांगीर से परमिशन मांगते हैं और जहांगीर उन्हें परमिशन देते हैं। और 1608 में वो सूरत में एक फैक्ट्री खोलते हैं। और 1616 में डैनिश आते हैं, जो डेनमार्क के लोग हैं उन्हें डैनिश कहा जाता है। वो ट्रावनकोर में आते हैं, ट्रावनकोर तमिलनाडु में आते हैं। और 1600 से 1700 के बीच में यूरोपियंस आपस में लड़ाई करते हैं। अब देखिए, अगर कोई, ये हमारा भारत है और ये यूरोप है, यूरोप से लोग ट्रेड करने भारत आ रहे हैं। अब यूरोप से लोग ट्रेड करने भारत आ रहे हैं, तो जो भी आदमी यहाँ ट्रेड करने आएगा वो चाहेगा कि मुझे सस्ते से सस्ता माल मिले और मैं उसको महंगे से महंगे दामों पर बेच सकूँ। पर यदि और भी कई कॉम्पिटिटर उनके साथ आएंगे तो वो यहाँ पे आके चीज़ों का प्राइस का नेगोशिएशन करेंगे। इससे जो यहाँ के लोकल व्यापारी हैं वो चीज़ों को महंगे दामों पर बेचेंगे, और इससे क्या होगा कि इनके आपस में कंपटीशन बढ़ेगा और यहाँ पे भी ये लोग ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा पाएंगे। तो इस कारण से ये आपस में लड़ाई करते थे। तो लगभग 100 साल तक ये लोगों ने, यूरोपियंस आपस में लड़े और समुद्री वॉर हुआ करते थे। और उसके बाद क्या होता है? 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली के पास, हुगली नदी के बगल में खोली जाती है। उस कंपनी का जो लोकल मर्चेंट जो थे उनके आसपास, उस फैक्ट्री के आसपास क्या होते हैं? सेटल होने लगते हैं। उस कंपनी के आसपास सेटल होने लगते हैं लोकल मर्चेंट जो हैं। और 1996 में फोर्ट विलियम फोर्ट बनाना शुरू कर देते हैं 1996 में अंग्रेज। और 1998 में इंग्लिश ब्राइबिंग मुग़ल ऑफिसर्स को खूब पैसे खिला के ज़मींदारी राइट्स ले लेते हैं और 3 विलेज खरीदते हैं। 3 विलेज के ज़मींदारी राइट लेते हैं। वो 3 विलेज में से एक विलेज जो था उसका नाम कलकत्ता था, कलिकट भी था, कलिकट कहते थे, कलकत्ता था, और उसी को कोलकाता नाम से आज हम जानते हैं। तो देखिए, डिस्कस करते हैं वापस से क्या बातें करी अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखा कि भारत में मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग अभी देख रहे हैं। भारत में पुर्तगीज़ का आगमन होता है सबसे पहले। कहाँ पर? गोवा में। गोवा में कहाँ आते हैं वे आते हैं, वास्को डी गामा आता है कहाँ पर? गोवा में। और 1526 में मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करा और भारत में मुग़ल एम्पायर, मुग़ल सल्तनत, मुग़ल डायनेस्टी की नींव रखी। और 1595 में भारत में डच आते हैं पुलिकट में। और 1600 में अंग्रेज़ों को एक कंपनी, अंग्रेजी कंपनी, मतलब इंग्लिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको एक चार्टर मिलता है। चार्टर किसके द्वारा मिलता है? तत्कालीन ब्रिटेन की जो राजा महारानी रही होंगी उनके द्वारा मिलता है। और 1608 में इंग्लिश अराइव्ड एट सूरत। सूरत में अंग्रेज आते हैं। उस समय भारत की राजगद्दी पर
जहांगीर विराजमान थे, उनके द्वारा ये फरमान जारी किया जाता है कि इन्हें सूरत में आने के लिए इजाज़त दी जाए और वहाँ पे वो अपना ट्रेड कायम कर सकते हैं। और 1616 में डेनिश आते हैं ट्रांक्यूबार में। डेनिश कौन है? हमारे डच साथी, डच लोग हैं, डच जो थे वो ट्रांक्यूबार आते हैं। और 1600-1700 के बीच में वो आपस में युद्ध करते हैं, आपस में लड़ते हैं, किसके लिए? ट्रेड के लिए। 1651 आता है। 1651 में पहले इंग्लिश फैक्ट्री खोली जाती है, कहाँ पर? हुगली में। हुगली कहाँ? कलकत्ता है। और कंपनी के आसपास क्या होता है, लोकल मर्चेंट लोग सेटल होने लगते हैं और कंपनी के आजू बाजू वो लोग फैक्ट्री के आजू बाजू अपने दुकानें खोलने लगते हैं। इसी प्रकार वो जगह काफ़ी विकसित होती है। 1696 में फोर्ट बनाने लगते हैं अंग्रेज, और 1698 में वो खूब घूसखोरी करते हैं। अंग्रेज घूस दे के बड़े बड़े अधिकारियों को घूस दे के ज़मींदारी राइट्स जब्त कर लेते हैं, ले लेते हैं। 3 गांव के ज़मींदारी राइट ले लेते हैं। उन विलेज में एक का नाम कलकत्ता था और उसको कोलकाता कहते हैं आज की तारीख में। हम इतनी बात कही। चलिए, इस समय लगभग इस कालखंड में औरंगजेब जो था भारत पर राज कर रहा था। 1698 से लेकर 1707 तक औरंगजेब भारत पर राज कर रहा था। औरंगजेब द्वारा फरमान जारी कराया जाता है और फरमान जारी करवाया जाता है। फरमान क्या होता है? फरमान एक रॉयल ऑर्डर होता है जो कि ट्रेड के लिए परमिशन देता है। फरमान एक रॉयल ऑर्डर है जो कि ट्रेड के लिए परमिशन देता है। किस तरह का ट्रेड? ड्यूटी फ्री ट्रेड, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा ट्रेड हम कर सकते थे। तो ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया। औरंगजेब का लगभग टाइम पीरियड जो था 1758 से 1707 तक, 1658 से 1658 से और 1707 तक औरंगजेब ने राज किया है। ठीक है, तो हमने इतनी बात करी। अब आगे देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। अंग्रेज़ों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अंग्रेज़ों का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था। अंग्रेजी एक कंपनी थी, उसमें करेक्ट ऑफिशियल से वो तो बात की बात है, मगर उस कंपनी का, किसी भी कंपनी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव? सस्ते सस्ता आइटम खरीदना है, गुड खरीदो और उसको शिप करो वापस से बैक टू यूरोप टू अर्न प्रॉफिट। मतलब सस्ते सस्ता आइटम खरीदो, महंगे से महंगे प्राइस पर उसको बेचो। कहाँ पर? यूरोप में। पर क्या हुआ? इंग्लिश कंपनी में कुछ करप्ट लोग भी थे। उन करप्ट लोगों ने क्या करा? प्राइवेट ट्रेड शुरू कर दिया। अब इस प्राइवेट ट्रेड से क्या हुआ? कंपनी को लॉस हुआ, और कंपनी को लॉस होने लगा तो इससे क्या हुआ? बंगाल को अल्टीमेटली लॉस होने लगा, और बंगाल को लॉस हुआ तो बंगाल के जो नवाब थे उन्हें दिक्कत होने लगी। उन्हें प्रॉपर पैसा नहीं आ पाता था, प्रॉपर रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते थे, जिसके द्वारा वो अपनी राजशाही बरकरार रख सके। 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी बनता है बहादुर शाह वन। पर बहादुर शाह वन में इतनी ताकत नहीं थी। बहादुर शाह वन औरंगजेब जितना पावरफुल नहीं था। औरंगजेब आखिरी रूलर है मुगल एम्पायर का जो कि एक पावरफुल सिग्निफिकेंट पावर रखता है, बाकी सबके पास इतनी पावर नहीं थी। बहादुर शाह में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वह अंग्रेज़ों को रोक सके। तो क्या हुआ कि सभी बाकी नवाब जो थे वो भी इंडिपेंडेंट होने लगे, वो अपने अपनी जगह पर अकेले रूल करने लगे। बहादुर शाह की कोई बात नहीं सुन रहा था। उसी प्रकार मुर्शिद कुली खान करके, जो कि बंगाल के नवाब हुआ करते थे, उन्होंने बंगाल की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1707 से 1727 तक उन्होंने राज किया बंगाल पे। बंगाल के नवाब के तौर पर वो रहे और उनका कॉन्फ्लिक्ट अंग्रेज़ों के साथ हुआ, पर इतना खास कुछ नहीं हुआ, बस उनकी बातें हुई। और इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ? अंग्रेज समझ गए जब तक हम ये नवाबों को नहीं हटाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो इन्होंने क्या करा कि ये ऐसा कानून, ऐसे चाल चलने लगे जिसके द्वारा कि हम ऐसे व्यक्ति को अपन नवाब बना दें जो हमारी बात को कभी टाले ना। तो ये वाली प्रक्रिया उनके द्वारा चालू हो गई। वो डिप्लोमेटिक तरह से अब पार्ट लेने लगे थे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो अलीवर्दी खान आते हैं मुर्शिद कुली खान के बाद। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक आते हैं। फिर सिराजुद्दौला आते हैं और 1756 से लेकर 1757। और कॉन्फ्लिक्ट क्या था अंग्रेज़ों के बीच में और नवाबों के बीच में?
जो नवाब और अंग्रेज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका मेन कारण क्या हुआ था कि पहली बात तो टैक्स नहीं आता था, क्योंकि उन्हें फरमान जारी कर दिया गया था किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, तो वो टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे। दूसरी बात एक्सपांडिंग फोर्टिफिकेशन, वो अपना फोर्ट को बढ़ाए जा रहे थे। इनफैक्ट वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम ऑक्यूपाई कर लें, और इसी चक्कर में नवाब को भी गुस्सा आएगा, क्योंकि उसकी टेरिटरी को अब दूसरा कोई आदमी ऑक्यूपाई कर रहा है। और दूसरी चीज़ कॉजिंग रिवेन्यू लॉस टू द बंगाल, ऑब्वियसली जब टैक्स नहीं आएगा तो रिवेन्यू लॉस होना ही है। और डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ नवाब एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी बात नवाब की कोई इज्जत नहीं रह गई थी, नवाब की कोई इज्जत नहीं करी जाती थी उस समय, अंग्रेज़ों द्वारा धुतकार दिया जाता था। इस कारण से भी नवाब को लगने लगा था कि मुझे वापस से अपनी पॉलिटिकल एंटिटी को बरकरार रखने के लिए मुझे युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, मुझे अपने आप को साबित करना ही होगा कि मैं नवाब हूँ, असली राजा मैं हूँ। तो क्या हुआ, इस कारण से 1756 की बात है, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया अपने सैनिकों को भेज के, और उस बैटल का नाम दिया गया, बहुत फेमस बैटल है वो, उसका नाम दिया है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, 1557 की बात है, 1757 की बात है। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई किसके बीच में, दो आदमी थे, मतलब इस बैटल ऑफ प्लासी हुई। और प्लासी क्या है, प्लासी एक जगह है, कहाँ पर, एक सिटी है मुर्शिदाबाद, उसके पास में है, उसकी कैपिटल जो है जो कि उस समय बंगाल नवाब की कैपिटल हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, उसी के पास एक जगह है प्लासी करके वो जगह है, उस जगह पे ये युद्ध लड़ा गया था। 1757 आता है, 1757 में ही जब ये युद्ध हो रहा था तो रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त मद्रास में पोस्टेड थे, और वहाँ से वो आते हैं शिप लेकर, और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव दोनों के बीच में पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, और वो सिराजुद्दौला को हराता है किस तरह से, वो जो मीर जाफ़र करके जो उनके कमांडर इन चीफ होते हैं सिराजुद्दौला के, उनको अपने पैसे देकर अपने अंदर कर लेता है। इस कारण से सिराजुद्दौला वो युद्ध हार जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाउ अब ऑब्जेक्टिव ये हो चुका था कि अब देखो राजा लोग उनके ऊपर हमला करने लगे, नवाब लोग उनके ऊपर हमला करने लगे, तो उनके ऑब्जेक्टिव बदलने लगे थे। वो समझ गए थे कि अब हमें भी आर्मी रखनी होगी, हमें भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, नए ऑब्जेक्ट के हिसाब से उन्होंने एक्सपांड करना शुरू किया देयर ट्रेड्स अलोंग विद द प्रिविलेजेस। उनको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेज चाहिए थे फ्रॉम द लोकल रूलर्स, जो भी लोकल रूलर थे, गेट इन्वॉल्व इन द इंटरनल अफेयर एंड द प्रिंसली स्टेट एंड द अपॉइंटिंग रेसिडेंट। तो समझिए यहाँ पर सिराजुद्दौला हार जाता है, किस कारण से, मीर जाफ़र जो है धोखा देता है। मीर जाफ़र धोखा क्यों देता है, किस शर्त पे धोखा देता है, तो रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र से बात करते हैं और बोलते हैं मीर जाफ़र को कि यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको बंगाल की गद्दी बिठा देंगे। तो मीर जाफ़र भी मान जाता है। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला की जगह बैठने के लिए तैयार था। मीर जाफ़र बैठ जाता है, पर मीर जाफ़र उस रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि मीर जाफ़र को जो बोला जाएगा वो करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया। तो ऑब्जेक्टिव जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का बस यही था कि अब वो रूलर्स के अंदर पॉलिटिक्स में अब इंटरफेयर करेंगे और प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 1798 में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने एक गवर्नर अपॉइंट किया और उसका नाम रेसिडेंट ऑफ गवर्नर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे और उन्होंने अपॉइंट किया एक रेसिडेंट ऑफ बंगाल, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। फिर से समझिए, 1758 में रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव क्या था, गवर्नर था, और गवर्नर जो था उसने अपॉइंट किया रेसिडेंट ऑफ बंगाल, और रेसिडेंट ऑफ बंगाल किसे अपॉइंट किया, वॉरेन हेस्टिंग को। फिर क्या हुआ, 1757, हम वापस से पीछे जा रहे हैं। 1757 में ही मीर जाफ़र जो था पपेट नवाब था। क्यों, क्योंकि वो पपेट की तरह बिहेव करता था, क्योंकि उसने उनसे घूस लेकर ही राजा बना था, तो वो लोग भी उसका फुल यूज़ करते थे। ही वॉज ऑल्सो नॉट हेल्पफुल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं सुनता था वो। क्यों, क्योंकि वो जानता था कि मैं नवाब तो हूँ पर मेरे पास ताकत कुछ भी नहीं है। 1760 की बारी आती है। 1760 में क्या होता है
मीर कासिम जो है सन इन लॉ ऑफ द मीर जाफ़र, मीर जाफ़र का जो मीर जाफ़र का दामाद होता है मीर कासिम, मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है और मीर जाफ़र को हटा के, और उसी साल गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया जाता है और वो इंडिया को छोड़ते हैं। उसी साल रॉबर्ट क्लाइव जो है इंडिया को छोड़कर अपने वापस से इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में 1760 में जाते हैं। ही केम अगेन लेटर, बाद में आते हैं 1760 में, और 1760 में जाते हैं, बाद में फिर से आएंगे वो। आफ्टर सम टाइम मीर कासिम ऑल्सो कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन करेगा ही जब उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। तो 1760 में कुछ दिनों के लिए मीर कासिम रहते हैं, उसके बाद वापस से मीर कासिम कंप्लेन करने लगते हैं। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मीर कासिम के द्वारा, और मेजर हेक्टर मुनरो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे, और मीर कासिम जो है मदद लेने गया किसके पास, शुजाउद्दौला और नवाब ऑफ अवध, ये दोनों से मिला और मीर कासिम मिला। और शाह आलम II जो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की राजगद्दी पर सवार थे, शाह आलम II उस समय मुग़ल एम्परर थे। तो ये चारों लोगों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, बट ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर ज़्यादा थी और वो लोग इस युद्ध को जीत गए। और मीर कासिम ने हार के कारण कुछ समय बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। फिर क्या होता है, 1764 में मीर जाफ़र फिर में नवाब बनाया जाता है बंगाल का, और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव इंडिया आता है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव वापस से इंडिया आता है एंड बिकम द गवर्नर ट्वाइस, 2 बार गवर्नर बना इंडिया में। तो मीर जाफ़र भी दोबारा से नवाब बनाया गया और रॉबर्ट क्लाइव भी दोबारा से बंगाल का गवर्नर बनाया गया। फिर 1765 में ही मीर जाफ़र की मृत्यु होती है क्योंकि वो सुसाइड कर लेता है, और द कंपनी का मूड भी बदल जाता है और वो कहने लगते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं इंग्लैंड में, और उस पर्टिकुलर कोटेड है, ये कोट था, वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब आवर सेल्फ, मतलब अब हमें खुद ही नवाब बनना होगा। तो यही कोट है सेम जो बोला गया था उस लेटर में। 1765 में ही क्या होता है, क्लाइव इंट्रोड्यूस करता है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। 1765 से 1772 के बीच की बात है ये। एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से चलाया जाएगा कि कंपनी और नवाब दो लोग रहेंगे, कंपनी के पास पावर रहेगी, नवाब के पास रेवेन्यू कलेक्शन वलेक्शन की कोई पावर नहीं रहेगी, बेसिक पावर्स नवाब के पास रहेंगी, पावर कंपनी के पास ज़्यादा रहेगी। 1765 में क्या क्या होता है ये चीज़ें समझ लेते हैं। मुग़ल एम्परर शाह आलम II जो है ग्रांट कर देते हैं दीवानी राइट्स और बंगाल टू द कंपनी। क्यों? क्योंकि अभी वो बैटल ऑफ बक्सर हारे थे 1764 में, यदि वो नहीं देते तो फिर क्या ही होता, तो दीवानी राइट्स उन्हें देना पड़ा मजबूरन, किसको, शाह आलम II को, और वो बंगाल के सारे दीवानी राइट देते थे। दीवानी राइट मतलब वो अब रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। बिकॉज ही वॉज जस्ट डिफीटेड बाय बैटल ऑफ बक्सर 1764 में एज द दीवान ऑफ बंगाल, द कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड बिहाफ ऑफ द एम्परर एंड ईस्टर्न प्रोविंस। तो ईस्टर्न प्रोविंस उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। ये सबसे बड़ी हार थी। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब जो थे ईस्टर्न प्रोविंस थे। और ईस्टर्न प्रोविंस के जो हैं अब दीवानी राइट किसके पास आ चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुकी थी। अब वो लोग यहाँ से टैक्स कलेक्शन करने वाले थे। तो अब टैक्स कलेक्शन तो यहीं से शुरू हो गई। ब्रिटिश लूट ऑफ इंडिया बिगिंस। हमारे इंडिया में अब अंग्रेज लूट शुरू कर देंगे। तो मनचाहा टैक्स ले रहे हैं, मनचाहा पैसा बटोर रहे हैं, और मनचाहा पैसा बटोर के कहाँ लिए जा रहे हैं, ये इंग्लैंड लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर कुछ एग्ज़ाम भी लगता है किसके ऊपर, रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर। रॉबर्ट क्लाइव वन ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हु मेड द मिलियंस ऑफ मनी बाय लूटिंग इंडिया एंड द प्राइवेट ट्रेड। और कितना, लगभग 4,11,202 पाउंड
पाउंड इन्होंने उस समय के 4,1100 पाउंड जो है 1102 पाउंड लूटे थे। 1764 की बात है, और उन्होंने 1764 में ही ये कमिट कर लिया सुसाइड। और तो ये जो इंग्लिश वर्जन है नवाब का, तो नबोब करके उन्हें प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लूट करते थे। तो ये देख सकते हैं आप, करोड़ों रुपए आज की तारीख में होता है ये पाउंड में। उस समय का ये 4,11,000 रुपये है, 1,100 रुपये है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है। 1773 आता है। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग बन जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लूट का केस सामने आता है। तो लूट का केस सामने आता है तो वो समझ जाते हैं कि एक ऐसा पोस्ट पद बनाना पड़ेगा जिसके अंदर गवर्नर सारे आते हों। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसके अंदर सारे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये सबको उसको रिपोर्ट करना होता था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और 1771 में ही अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल को। इन 1771 ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। 1771 में गवर्नर ऑफ बंगाल थे, और वही 73 में उनको बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1772 में क्या होता है, हेस्टिंग का जुडिशियल प्लान आता है। वॉरेन हेस्टिंग का जुडिशियल प्लान आता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 राज्य हैं। ये तीनों राज्यों, आज की तारीख में राज्य, उस समय एक प्रोविंस था, उसके ज़िले बनाए जाएंगे। उस ज़िले में 2 व्यक्ति बैठेंगे, एक इंग्लिश कलेक्टर बैठेगा, और दीवानी अदालत होगी, और फौजदारी अदालत होगी। ये 3 चीज़ होंगी। तो मेन चीज़ तो यही है जुडिशियल सिस्टम में, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, और एक इंग्लिश कलेक्टर होगा। फौजदारी अदालत में क्रिमिनल केस चलेंगे, ये क्रिमिनल्स के लिए है, क्रिमिनल केसेस होंगे। और यहाँ पर क्या होगा, सिविल केस, मतलब कि लीगल केसेस जो होंगे, सिविल केस को देखा जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इन दिस प्लान 2 मेजर प्रॉब्लम आई, जो कि टू मच पावर ऑफ द एक आदमी के हाथ में कई सारी पावर आ गई। इस कारण से 2 बड़ी प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम ये थी कि एक ही व्यक्ति के पास कई सारी पावर आ गई थी। दूसरी बात आई इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन लॉ बाय द काजीज एंड पंडित। तो काजी और पंडित इंटरप्रेट करते थे भारत का लॉ। तो इस कारण से दोनों की अलग अलग व्याख्या होने के कारण एक ही जुर्म के लिए सज़ा अलग अलग हो जाती थी। इस कारण से काफ़ी दिक्कतें आती थी। गेव बाइज्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन लॉ, अलग अलग काजी पंडित अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन करते थे। 1773 में क्या होता है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास होता है, और रॉबर्ट क्लाइव जो है गिल्टी पाया जाता है करप्ट चार्जेस के कारण। इसलिए क्या होता है, इस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी जाती है। कहाँ पर, फोर्ट विलियम, कलकत्ता में इसके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी जाती है। और दिस इज़ द मेजर कॉज टू फॉर्म द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट। तो भैया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट बनाने के लिए भी मेजर कॉज यही था। और दूसरी चीज़, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट बनाने का भी कॉज यही था कि भाई इतने बड़े बड़े चोरी चकारी हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। अब देखते हैं आगे। द कंपनी ब्रांच मद्रास स्ट्रांगली वांटेड टू कंट्रोल मैसूर बिकॉज इट कंट्रोल्स द प्रॉफिटेबल ट्रेड एंड मालाबार कोस्ट वेयर कंपनी परचेज द पेपर एंड कार्डमम। तो चलिए थोड़ा देखते हैं मद्रास में क्या चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो कंपनी की एक ब्रांच हुआ करती थी मद्रास में, जो कि चाहती थी कि वो मैसूर में कैप्चर कर ले। क्यों? मैसूर में कैप्चर करेगी तो क्या मिलेगा उसको, प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। कहाँ से? मालाबार कोस्ट से। हम जानते हैं मालाबार कोस्ट कहाँ है, यहाँ पर मालाबार कोस्ट जो है, ये वाले इलाके को मालाबार कोस्ट कहा जाता है। तो मालाबार कोस्ट से वो अच्छा ट्रेड करना चाहते थे। तो वहाँ पे अगर उनने अपना पोर्ट खोल लिया तो वहाँ से वो क्या क्या खरीद सकते हैं, पेपर और कार्डमम आराम से खरीद सकते हैं। और पेपर और कार्डमम की सबसे ज़्यादा प्राइस जो थी यूरोप में पेपर और कार्डमम की काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसिंग थी। तो इसलिए वो लोग चाहते थे कि पेपर और कार्डमम यहाँ से बेचे जाएं। तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अब वो युद्ध करेंगे। तो इसी कारण से कंपनी ने 4 लड़ाई लड़ी।
कहाँ पे, मैसूर के साथ। मैसूर के साथ लड़ाई करी गई, तो उस लड़ाइयों का नाम जो है एंग्लो मैसूर वॉर नाम के से फेमस है। एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। पहला एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फॉट इन 1767 टू 1769 बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है, सुल्तान ऑफ मैसूर लड़ते हैं। और सुल्तान ऑफ मैसूर कौन है, हैदर अली। हैदर अली जो है और कोई नहीं, टीपू सुल्तान के पिता का नाम है। तो हैदर अली लड़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1767 से 69 के बीच में होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी हारती है। चलिए देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है। 1780 से 1784 4 साल चलता है। टीपू सुल्तान इसको लड़ता है, हैदर अली भी उस समय जीवित रहता है और ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। टीपू सुल्तान के नेतृत्व में ये युद्ध होता है। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 1792 में होता है। एट दिस टाइम फ्रांस गेव सपोर्ट टू द मैसूर। इस समय फ्रांस भी सपोर्ट करता है मैसूर को, क्योंकि इनकी लड़ाई पहले से ही चल रही थी। जैसा कि हमने देखा था सन 1600 से लेकर 1700 के बीच में सारे यूरोपियंस आपस में लड़ रहे थे ट्रेड के लिए, कि कौन भारत में ट्रेड करेगा, कौन कितने में ट्रेड करेगा, नेगोशिएट करने के लिए। अब उनके दुश्मन पहले से ही दुश्मनी थी इनकी आपस में। अब जब इनको मौका मिला कि इंटरनली किसी नवाब के साथ मिलकर उसको हराने की, तो उन्होंने पूरी कोशिश करी। फ्रांस ने पूरा सपोर्ट किया मैसूर को और 50-50 रहा मैटर जो है। ना ही कोई भी चेंज नहीं देखने मिला एंग्लो मैसूर वॉर में, ना अंग्रेज जीते ना मैसूर जीता। फिर अगला देखते हैं, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है मैसूर वॉर में 1799 में। एट दिस टाइम टीपू सुल्तान को हेल्प लेनी पड़ती है फ्रेंच मिलिट्री लीडर। उस समय जो फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे कोई नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ही थे। और नेपोलियन बोनापार्ट से ही वो हेल्प लेते हैं इजिप्ट एट दैट टाइम। और ही गेव द फुल सपोर्ट ड्यू टू दिस। ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्टेड फ्रॉम द मराठा एंड द निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी हेल्प लेती है किसकी, मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद से हेल्प लेती है। और अल्टीमेटली मैसूर जो है अटैक किया जाता है चारों तरफ से और टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और मैसूर को कैप्चर कर लिया जाता है। तो चलिए थोड़ी टाइमलाइन देख लेते हैं कि किस तरह से गवर्नर जनरल और गवर्नर बने थे। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस है पहले गवर्नर हैं। गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे। वॉरेन हेस्टिंग रहे, लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे, लॉर्ड वेलेस्ली रहे, जॉन सॉर रहे, फ्रांसिस हेस्टिंग रहे। ये टाइम उनका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इस टाइम जो ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं उस समय के ये सारे गवर्नर जनरल हैं। मराठा का जो फ्लैग था इस तरह का था, मराठाओं का फ्लैग इस तरह का दिखता था। और इस तरह का रंग भरा है मान लीजिए। इस तरह से दिखता था उस समय का फ्लैग। चलिए आगे देखते हैं, टाइमलाइन में वापस आते हैं। 1761 आता है। 1761 में क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होता है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीतता है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है युद्ध। तो क्या होता है, द कंपनी हैड कॉन्फिडेंस देमसेल्फ दैट दे कैन वॉन द मराठा किंगडम। मराठा जब हार जाते हैं तो कंपनी को ऐसा लगता है कि हम भी मराठाओं को हरा सकते हैं, मराठाओं को हरा सकते हैं। मराठा को जीतने का कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके अंदर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है 1775 से 82 में और ये ख़त्म होता है फिर। और ट्रीटी होती है इसमें, ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ सालबाई। 2 ट्रीटी से ये युद्ध ख़त्म होता है, ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ सालबाई से ये युद्ध ख़त्म होता है। फिर होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक, जो कि ओडिशा को विजय करने के साथ ख़त्म होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ओडिशा को जीत लेती है। जो मराठाओं की ओडिशा टेरिटरी थी उसको जीत लिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा। फिर होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, मराठा वॉर, जो कि 1817 से 1818 तक होती है।
और मराठा एम्पायर जो था पूरी तरह से क्रश कर दिया जाता है। पेशवा को भेज दिया जाता है बिठूर कानपुर में, जिसके कारण वो पेंशन वेंशन पे चले जाते हैं और उसके बाद फिर मराठाओं का उदय नहीं हो पाता है वापस। फिर आती है बारी सब्सिडरी अलायंस की। सब्सिडरी अलायंस ये एक मान लीजिए तुर्क का कई फेंका गया है गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 से 1805 में। तो रिचर्ड वेलेस्ली क्या करते हैं, सब्सिडरी अलायंस नाम की एक पॉलिसी बनाते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या है कि अब कोई भी अगर ब्रिटिश साम्राज्य में जुड़ना चाहता है, कोई भी अगर एम्पायर, तो वो जुड़ सकता है। बस ब्रिटिश एम्पायर को क्या देना होगा, ब्रिटिश एम्पायर आर्मी संभालेगी और फॉरेन ट्रेड संभालेगी, फॉरेन अफेयर्स पूरा संभालेगी और कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें संभालेगी कौन, ब्रिटिश आर्मी। बाकी सब चीज़ें बस राजा को क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है और उसका जो भी चार्जेस होंगे वो पे करने हैं। सिंपल था। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या जो भी आ जाएगा तो उसके ऊपर कभी हमला नहीं होगा, ये तय हो जाता है। और हमला होगा भी तो कौन लड़ेगा, ब्रिटिश आर्मी लड़ेगी। ब्रिटिश आर्मी क्या लड़ेगी, ब्रिटिश आर्मी में भी इंडियन सोल्जर ही थे। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज लड़ेंगे, अंग्रेज आपके राज्य को बचाए रखेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले शुजा-उद-दौला जो थे, अब नवाब ऑफ अवध के नवाब, वो सबसे पहले क्या इस अलायंस पे साइन करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1764 में सबसे पहले ये नॉन ऑफिशियल तौर पर जो है बैटल ऑफ बक्सर के समय पे इसको ये ट्रीटी साइन करा लेते हैं। पर सब्सिडरी अलायंस में जो है, सब्सिडरी अलायंस काफ़ी बाद में चालू हुआ, पर 1764 में ही इस अलायंस में पहले ही साइन कर दिया गया था, किसका, शुजा-उद-दौला के द्वारा। फिर क्या होता है, 1838 से 1842 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है। अब अफगानियों से लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश जीत जाते हैं। फिर 1839 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है तो 1843 में ब्रिटिश जो है सिंध को भी जीत लेते हैं। और 1845 से 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है और इसमें क्या होता है, पार्शियल डोमिनेशन हो जाता है ब्रिटिश का इन सिख एम्पायर में आ जाते हैं ब्रिटिशर्स। और 1848 से 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है, जो कि पंजाब वॉर एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब पूरी तरह से पंजाब को जीत लिया जाता है। पंजाब वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स, पूरी तरह से जीत लिया जाता है। एंड हैंस उसके बाद क्या है, उसके बाद अफगानिस्तान प्लस पंजाब प्लस सिंध, ये तीनों जो हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ ब्रिटिशर्स बन जाते हैं। ब्रिटिश के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से जाने जाते थे अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध। ड्यूरिंग दिस टाइम द गवर्नर जनरल वॉज हेनरी हार्डिंग, 1844 से 1848। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, हेनरी हार्डिंग थे। लॉर्ड डलहौजी भी आते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं 1848 से 1856 के बीच में। वो एक नई पॉलिसी लाते हैं, उसका नाम क्या होता है, उस नई पॉलिसी का नाम होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या नाम होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये भी पॉलिसी एक मील का पत्थर साबित होती है अंग्रेज़ों के लिए। और इसी पॉलिसी के कारण ही माना जाए तो युद्ध होता है दोबारा से। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसमें क्या होता है, यदि किसी राजा या किसी भी साम्राज्य में यदि कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं जीवित रहता है या फिर मेल उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उस राज्य का, उस प्रांत का, उस एम्पायर का शासन जो है अंग्रेज़ों के हाथों में आ जाएगा। ये इस पॉलिसी का मेन मकसद था। और जनरली शुरू में लोगों को लगा ऐसा तो होने वाला नहीं है, बट ऐसा हुआ। और कई सारे ऐसे जो प्रोविंस थे, कई सारे ऐसे राजा रजवाड़ों के इलाके थे जो कि अंग्रेज़ों के हाथों में चले गए। जैसे सबसे पहले 1848 में सतारा जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा हड़प लिया गया। 1850 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी। तो ये 5 मैंने एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा इनको जीत लिया जाता है। तो इसमें है क्या, उसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विथ नो मेल सक्सेसर हिज किंगडम वुड लैप्स, उसका किंगडम जो है लैप्स कर जाएगा। 1856 में क्या होता है, अवध वॉज एनेक्सड और ऑफिशियली रीजन फॉर द पब्लिक एंड ड्यू टू दिस मिसगवर्नेंस ऑफ द रूलर नवाब वाजिद अली शाह द ब्रिटिश हैड टू टेक प्लेस द अवध। तो ये मिस गवर्नेंस के कारण भी नवाब जो वाजिद अली शाह थे उनको हटा दिया गया था उनके पद से और अवध को जीत लिया गया, अवध को ऑक्यूपाई कर लिया गया था।
और ये जो कारण था मिस गवर्नेंस है 1856 की बात है। वाजिद अली शाह को क्या करा गया, 10th एंड द लास्ट रूलर थे नवाब अवध के, और इन्हें 1847 से 1856 तक रहे थे, और इन्हें क्या करा गया, ब्रिटिशर्स ने ह्यूमिलिएट किया इन्हें। तो नवाब को क्या गया, पेंशन से कोलकाता में भेज दिया गया पेंशन पर। ये पेंशन पर रहने लगे कौन, नवाब, कोलकाता में रहने लगे हैं वाजिद अली शाह। 1857 आता है। 1857 में द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट होता है, सिपोही म्यूटिनी कहा जाता है जिसे। इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल था, अच्छा मजबूत फ्रीडम स्ट्रगल जो है 1857 का पहला था। और इस पहले फ्रीडम स्ट्रगल में क्या होता है, फ्रीडम स्ट्रगल जो 10 मई 1857 को होता है, सिपोही म्यूटिनी होता है, पहला रिवोल्ट होता है। और इसका मेन कॉज क्या थे इसके पीछे के, उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि 1600 से 1857 तक हम देखने वाले हैं पूरा, और 1857 तक हमने देखा अभी तक। और ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से अब पकड़ बना चुकी है पूरे भारत देश में, लगभग काफ़ी इलाका जीत चुकी है, वो सिंध प्रांत तक जीत चुकी है, इधर मद्रास में, इधर क्या बोलते हैं बॉम्बे तक आ चुकी है, इधर पे ईस्टर्न प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी जीत चुकी है, ईस्टर्न प्रोविंस उसका, बंगाल बिहार उड़ीसा जीत चुकी है, उड़ीसा मराठाओं से जीत लिया है, मैसूर जीत लिया है, अब मालाबार कोस्ट से ट्रेड भी बराबर चल रहा है। तो इतना सब कुछ इस समय तक जीत चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी, लगभग काफ़ी हिस्सा भारत का ऑक्यूपाई कर लिया। अब हर एक भारतवासी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इम्पोर्टेंट होने लगी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही डिसीजन पे भारत चलने लगा था। तो 1857 से 1818 में क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ टेरिटरी का। 1800 से 1857 तक पैरामाउंसी का पीरियड चला, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे नए नए नियम कानून और इंस्टीट्यूशन बनाए। तो चलिए देखते हैं 1857 में क्या हुआ। 10 मई 1857 को सिपोही म्यूटिनी शुरू होती है, और फर्स्ट रिवोल्ट होता है इंडियन इंडिपेंडेंस का। मेन कॉज क्या था, इसका कॉज मेन था कि अपराइजिंग द 1857 का रिवोल्ट, जो मेन कॉज जो था उसको देख लेते हैं। पहली चीज़ तो थी एबोलिशन ऑफ सती, सती का एबोलिशन करना 1829 में किसके द्वारा किया गया था, किसके हेल्प के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा करवाया गया था। इसका एबोलिशन हो जाता है तो भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा कियोस जनरेट हो जाता है कि भाई ऐसे कैसे अंग्रेज हमारे प्रथाओं को ख़राब कर रहे हैं, जबकि ये प्रथा खराब ही थी। अच्छा हुआ ये सती एबोलिश हुआ, बट उस समय के सोशल सिचुएशंस ऐसी हुआ करती थी कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन 1835 में जो है इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके पीछे भी लोग काफ़ी भड़के हुए थे। स्प्रेडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू मिशनरीज के द्वारा क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जाता है, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं। ये सारी चीज़ों के कारण भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में हिंसा और गुस्सा भरा हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 का जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो वो आई थी, स्कीम आई थी, वो भी ख़राब थी। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 में आया। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 आया। इंडियन सोल्जर वर पेड लो सैलरी, कुड नॉट राइज अबाउ द रैंक ऑफ, सूबेदार से ऊपर नहीं भेजते थे कभी भी इंडियन सोल्जर्स को, और सैलरी भी कम दी जाती थी। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटिंग इंडिया थ्रू हाई रेवेन्यू डिमांड एंड डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी। तो क्या हुआ, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटिंग इंडिया थ्रू हाई रेवेन्यू डिमांड, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड करा जाता था डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, और नई नई पॉलिसी बनाई जाती थी कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जाए। रॉयल एनफील्ड राइफल जो कार्ट्रिज, उसके कार्ट्रिज के कारण जो कि ग्रीस से थे, फैट ऑफ काऊ और पिग से बना हुआ था, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, एक ये कारण था। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज दी डिसरिस्पेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा डिसरिस्पेक्ट किया गया था बहादुर शाह जफर को, इस कारण से भी ये रिवोल्ट का एक एंगल बनता है। और 11 मई 1857 को इंडियन ट्रूप सिपाही रीच द दिल्ली, बहादुर शाह जफर के पास पहुँचे हैं और उनसे बोलते हैं कि आप हमारे इस रिवोल्ट को लीड करें। तो रिवोल्ट लगभग 1 से 1.5 साल तक चलता है। 1858 से 20 जून 1858 को ये रिवोल्ट ख़त्म होता है। ग्वालियर फोर्ट को कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। एक फर्स्ट इंडियन सिपाही म्यूटिनी ऑफिशियली केम टू बी एन एंड, कब, 20 जून 1858 में। ब्रिटिशर्स क्यों जीते, क्यों जीत पाए, तो लैक ऑफ लीडरशिप था,
और रिबेल सिपोई डिड नॉट हैव वन क्लियर लीडर, सिपोइस के पास कोई भी एक क्लियर लीडर नहीं था, रिबेलियन पूरी तरह से रिबेल थे ये लोग, और सिपोई के पास प्रॉपर लीडरशिप नहीं था। मैनी प्रिंसली स्टेट्स सपोर्टेड द ब्रिटिशर, काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट जो थे सपोर्ट किया उन्होंने ब्रिटिशर्स का, इस कारण से भी हमारे जो क्रांतिकारी थे वो जीत नहीं पाए। 2 अगस्त 1898 में 58 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, गुड गवर्नेंस एक्ट आता है कि अब हम डायरेक्ट क्वीन का रूल होगा, इस तरह का एक्ट पास किया जाता है। 1857 में इन दिस ईयर 3 यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1857 में बनाई जाती हैं। और 1859 में फरवरी मार्च और इंडिगो रिवोल्ट होता है, फरवरी से मार्च में 1859 में इंडिगो रिवोल्ट होता है। और 1860 में इंडियन पीनल कोड IPC को एनेक्ट किया जाता है। इट वॉज रिकमेंडेड वाज फर्स्ट कमीशन 1834 में पहले इसको रिकमेंड किया गया था। 1833 में एक फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज मेड विलियम बेंटिक, उन्होंने इसको सजेस्ट किया था इंडियन पीनल कोड बनाने के लिए, और 1834 में इसको रिकमेंड किया गया था और इसको 1860 में IPC को लागू किया गया। 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया। 1 अगस्त 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई फ्रॉम 1861 से 1947। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो था उसमें गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई, और गवर्नर जनरल काउंसिल में क्या था, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या था कि इंडिया से कुछ प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहाँ पर जाके अंग्रेज़ों के साथ वहाँ बैठेंगे लंदन में, ठीक है। और उसमें क्या है, कुछ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, कुछ इंडियन लोगों को भी शामिल किया गया था, जैसे कि कोई प्रिंसिपली स्टेट के राजा महाराजा लोगों को शामिल किया जाता था, आम आदमी नहीं भी जा सकता था। 1862 में 21 मार्च 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो है रिटायर हो जाते हैं। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा होती है, बनाई जाती है, और ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको और डिटेल में करेंगे किसी दिन। 1871 में पहला ऑल इंडिया सेंसस होता है जिसको कराया जाता है, और कास्ट, रिलीजियस और प्रोफेशन ये सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज खोला जाता है जिसको सर सैयद अहमद खान खोलते हैं। और 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया जाता है। 1884 में मद्रास महाजन सभा बनाई जाती है। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन होता है। 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना कर ली जाती है। तो ये इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे की बागडोर संभालेगी। तो इस तरह का इतिहास हमारे भारत का है अभी तक का, कि इस तरह से भारत पे अब कब्जा हुआ, धीरे धीरे करके पूरे अंग्रेज़ों ने, दूसरे विदेशियों ने भारत पर कब्जा कर लिया। इसको और भी रिवाइज करेंगे अपन आगे चल के। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।